नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 सप्लीमेंट्स टू टेक इन 2026। ये मेरी डिग्रीज हैं और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। सप्लीमेंट्स के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, कौन से रिस्की हैं, क्या डोजेज होनी चाहिए, कौन सी सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या इससे किडनी खराब होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमने इकोनॉमिक टाइम्स से लिया ये कॉम्बैटिंग काउंटरफीट प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हाउ जेन्युइन ब्रांड्स कैन लीड द फाइट। देखिए मार्केट में ना मिलावट भरी पड़ी है। इतने सारे फेक ब्रांड्स हैं, फेक क्वालिटी सामान मिल रहा है। आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी ट्रस्टिफाइड की, बाकी लोगों की, जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है देखना कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है। सप्लीमेंट इंडस्ट्री की एक और बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर आदमी मेडिसिन लिख के कमीशन ले रहा है। ये फैक्ट देखो, 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है सप्लीमेंट इंडस्ट्री या वेलनेस इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। फार्मा इंडस्ट्री से 3 गुनी बड़ी। समझ रहे बात? जो दवाई लिख रहा है डॉक्टर, उससे 3 गुनी बड़ी आपकी वेलनेस और सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं लेने से पहले। सप्लीमेंट इंडस्ट्री का बूम देखिए आप। 2033 तक इंडिया में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 256 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का पहुंच सकती है। 5% ग्रोथ पे चल रही है। बहुत बड़ी बात है। फार्मा इंडस्ट्री से कई आगे है। और क्यों इतना पॉपुलर हुई है? कोविड के बाद एक हेल्थ बूम आया है और लोगों ने इसको कैपिटलाइज किया है। सिंपल सी बात है, बिना सोचे समझे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। कुछ भी बिक रहा है आजकल, कुछ भी बिक रहा है और लोग कुछ भी खा रहे हैं। मैं कई पेशेंट से पूछता हूँ, आप क्या सप्लीमेंट लेते हो? इतनी बड़ी लिस्ट है यार, दवाई की लिस्ट इतनी है और सप्लीमेंट की लिस्ट इतनी बड़ी है, और आप मुझे बोल रहे हो कि डॉक्टर दवाई लिखता है। ठीक है, नेशनल किडनी फाउंडेशन क्या बोलती है? जो पहला फेयर आता है लोगों के दिमाग में सप्लीमेंट लेने से पहले, वो होता है यार इससे किडनी या लिवर खराब ना हो जाए। और ये होता है। ये बोलती है यू मे हेयर फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर अबाउट अ हर्बल सप्लीमेंट। यार कोई दोस्त है, उसने बोला यार तेरे को पता है मैंने ये चीज शुरू करी है 2 हफ्ते से, बढ़िया लग रहा है एकदम, ठीक है, एंड दैट हैज इंप्रूव द हेल्थ और वेलबींग। व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन, अगर वो उसके लिए काम करी है, जरूरी नहीं है आपके लिए भी काम करे। आपके लिए नुकसान कर सकती है, आपकी किडनी और लिवर को डैमेज दे सकती है। इसलिए यहाँ पे फोटो बनाई है किडनी और लिवर की। ये दोनों ऑर्गन इफेक्ट होते हैं सप्लीमेंट से। बात करते हैं पहला सप्लीमेंट के बारे में, विटामिन डी। विटामिन डी बहुत डेफिशिएंट है इंडिया में और एक बहुत सेफ सप्लीमेंट है, ठीक है। अब D3 और K2 का भी जो पूरा स्टोरी चल रही है ऑनलाइन, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले हम देखते हैं, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी 70 to 80% है इंडिया में। 70 to 80% पॉपुलेशन विटामिन D3 डेफिशिएंट है। इसका रीजन है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम बाहर नहीं जा रहे, घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी, गाड़ी से घर, ठीक है। तो हमारा आउटडोर वॉकिंग नहीं हो रहा, और वॉक करेंगे भी कहाँ, कोई चलने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो विटामिन डी बहुत एसेंशियल है। क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये देखते हैं। ये आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, मतलब कि आपके बोन्स को मजबूत बनाता है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और कई लोगों को ना बार बार बुखार होता है, बीमार हो जाते हैं, ये एक्चुअली कम करता है, वो इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। तो आपका जो बार बार आप बीमार हो रहे हो, खांसी जुकाम हो रहा है आपको, वो कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है इम्यून सिस्टम, जैसे हमने बात करी। और चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मूड। आप कई बार देखोगे अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम होता है ना, थकावट होती है, कमजोरी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। विटामिन डी एक्चुअली मूड को रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी का लेवल अच्छा होना जरूरी है आपके मूड और हैप्पीनेस के लिए। बात करते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग आप करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत लोग कराते हैं आजकल विटामिन डी का टेस्ट, और समझते हैं कि कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2 यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट और कन्वेंशनल यूनिट्स, और रिपोर्ट अलग अलग हो सकती है। लैब में 2 अलग टाइप की यूनिट्स हो सकते हैं। तो लेस देन 50 नैनोमोल्स पर लीटर डेफिशिएंसी, 50 to 72 इनसफिशिएंट, सफिशिएंट मोर देन 75 to 150, टॉक्सिसिटी मोर देन 374। कन्वेंशनल में देखिए 20 से कम, 21, 29, 30 और 60 सफिशिएंट है, और टॉक्सिसिटी 150 से ऊपर। यह है एनजी पर एमएल, ठीक है। यूनिट ध्यान रखना। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, सबसे कंट्रोवर्शियल चीज जो चल रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज अ किडनी डॉक्टर हम लोग रोज देखते हैं लो विटामिन डी। क्यों देखते हैं रोज विटामिन डी लो? क्योंकि जो आखिरी स्टेप है हमारी बॉडी में एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी का, वो किडनी में होता है। तो जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है ना, उनका विटामिन डी लो होता ही होता है। अब हम लोग बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, कोई फैंसी चीज नहीं करते, ठीक है। कई लोगों से मैंने सुना है, वो बोलते हैं यार डॉक्टर मैं महीने में एक बार 6 लाख यूनिट लगवा लेता हूँ, मैं हफ्ते में 60,000 ले लेता हूँ, कभी कभी मन किया मैं हफ्ते में 1,20,000 ले लेता हूँ। जो मन में आता है लोग कर रहे हैं। एज अ किडनी डॉक्टर जो विटामिन डी रोज देख रहा है, ठीक कर रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना ऑनलाइन बना दिया गया है।
बड़ा ही सिंपल फंड है, एक आपकी लोडिंग डोज है और एक मेंटेनेंस डोज है। ठीक है, लोडिंग डोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल आपको 3 लाख यूनिट मिलने चाहिए 6 हफ्ते में। तो 50,000 ले लो, 60,000 ले लो, आपके ऊपर है। वंस अ वीक लेना होता है, टोटल इतने यूनिट्स मिलने चाहिए। मैंने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस से लिया है, यूके की गाइडलाइंस है ये, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है इसको जाके। क्या आपको विटामिन डी खुद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। आपको मैंने टॉक्सिक लेवल दिखाए हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है, अकाउंटेबिलिटी है यार कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, अगर टॉक्सिसिटी हो रही है वो पहले पकड़ पाएंगे। तो प्लीज़ ज़रा खुद मत लीजिए, डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर लो, बट एक बार सलाह कर लो। ये अपराइज D3 की अच्छी है विटामिन, ठीक है। मैं विटामिन D3 अगर मैं खुद लेता हूँ ये वाला, मुझे अच्छा लगता है। ये 60,000 यूनिट्स मिलते हैं, हफ्ते में एक बार ले लो। मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 1000 to 2000 यूनिट्स है पर डे। अब कई लोग क्या करते हैं 60,000 यूनिट वंस अ मंथ भी ले लेते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप दवाई लेना भूल जाते हो तो महीने में एक बार ले लो। मैं प्रेफर करता हूँ रोज़ लेना मुझे बेटर लगता है। मैंने देखा कि जब मैं महीने में एक बार ले रहा था एज कम्पेयर टू जब मैं रोज़ ले रहा था, मेरा मूड मच बेटर था जब मैं रोज़ ले रहा था। तो मेरे हिसाब से रोज़ बेटर है, ठीक है। अब दूसरी इफेक्ट ऑफ ओरल वर्सेस इंट्रामस्कुलर विटामिन डी रिप्लेसमेंट एंड अपेरेंटली हेल्दी एडल्ट्स विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल ट्रेंड है यार, इंजेक्शन लगा ले, है ना। अभी आपने देखा होगा कोई आयरन का इंजेक्शन लगा रहा है, कोई और इंजेक्शन लगा रहा है। इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोली का ले रहा है। एक्चुअली स्टडी ने क्या दिखाया था कि गोली बेटर है और इंजेक्शन का कोई ऐसे बेनिफिट नहीं है जितना आपको लग रहा है, तो गोली लेना ही बेटर है। अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। इसको कैसे लेना चाहिए? फैटी मील के साथ। तो मैं बोलूंगा अगर आप ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी खा रहे हो, लंच में ले लो यार, डिनर में ले लो, ऐसा कुछ है नहीं कि सुबह ही लेनी है, बट फैटी मील के साथ लेनी है, ठीक है। ये हमने इंडियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म से लिया। सारा एविडेंस बेस्ड कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे कोई लो IQ कंटेंट नहीं मिल रहा, तो इसको अप्रिशिएट करिए। अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, लाइक करिए। अब D3 और K2 की बात करते हैं। ये मैं सारी स्टडीज आप पे डाल दी है, ठीक है। D3 K2 लेना चाहिए इकट्ठे। हाइपोथेसिस क्या है, क्या बोल रहे हैं लोग कि अगर आप D3 को K2 के साथ नहीं लोगे तो ये जो कैल्शियम है आपकी आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आपकी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और उससे हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ये फंडा चल रहा है, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस है कि जब आप K2 लोगे तो ये आर्टरी में नहीं सीधा बोन में जाएगा, ये बोलते हैं। और लैब स्टडीज में ऐसा होता है, ठीक है। छोटी छोटी स्टडीज में ऐसा दिखाया गया है, बट ह्यूमन स्टडी अब तक ऐसी कोई ढंग की नहीं हुई है दिखाने के लिए कि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि D3 को K2 के साथ ही लेना चाहिए। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर D3 अकेले ले रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K2 साथ में लेना है ले लो, बट डॉक्टर की सलाह के साथ लो K2, क्योंकि कई दवाइयां हैं जैसे वॉरफरिन जो K2 के साथ इंटरेक्ट करती है, और भी कोई दवाइयां हैं जो K2 के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कोई दवाइयां ले रहे हो और साथ में आप K2 भी ले लो, तो जो दवाई ले रहे हो उसका इफेक्ट कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं डॉक्टर के साथ सलाह लेके करा करो। बाकी जो दो आई है इफेक्ट्स ऑफ विटामिन K2 एंड D3 सप्लीमेंटेशन इन पेशेंट्स विद कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन, ठीक है, ये है। और इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन K एंड कॉम्बिनेशन ऑफ K एंड D3, इन दोनों स्टडीज ने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं हाईलाइट करवा दूंगा। समराइजिंग द एविडेंस फॉर अ स्टेटस सीम्स टू एट द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग बोन हेल्थ, मोर रिसर्च रिलेटेड टू सिनर्जिज्म, मतलब कि इकट्ठे काम करता है नहीं करता के लिए मोर रिसर्च चाहिए, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब हाइपोथेसिस चल रही है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 3 फिश ऑयल। ओमेगा 3 फिश ऑयल एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, 100% आपको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? अगर आप डायबिटिक हैं, आपको हार्ट डिजीज है, या फिर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, सेफ सप्लीमेंट है। क्या डोजेज है और क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमने ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से लिया, ओमेगा 3 फूड्स एंड योर हार्ट। बोलते हैं अच्छा है, अगर आपको डाइटरी सोर्स से नहीं मिल रहा, जैसे कि सैल्मन हो गई, नट्स हो गए, इन सब में ओमेगा 3 होता है, बेसिकली इन सब से नहीं मिल रहा आपको, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और इंडिया में लोगों को नहीं मिलता है, मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन है, ये सब नहीं खाते, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्टडी की, मुझे स्टडी बहुत अच्छी लगती है। ये स्टडी अभी आई है November 7, 2025 में, मैंने इसके बारे में बात भी की है। फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स इन पेशेंट्स रिसीविंग हीमोडायलिसिस। देखिए दोस्तों, जो लोग डायलिसिस पे होते हैं ना, उनके साथ कुछ बुरा हार्ट की वजह से होता है, किडनी की वजह से नहीं होता। इसलिए ये जो स्टडी है बहुत रेलिवेंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई डोज ओमेगा 3 दिया और देखा कि क्या ओमेगा 3 या फिश ऑयल दिया हाई डोज, और देखा कि क्या उनका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम हो रहा है नहीं हो रहा। और पॉजिटिव स्टडी थी, देखा उन्होंने कि रिस्क कम हो रहा है। तो
डेफिनेटली बेनिफिट है, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या बोलती है कि आर स्टडी रिपोर्ट्स एफडीए गाइडेंस दैट ईपीए एंड डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज बाय लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली अमंग पीपल ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन। उन्होंने बोला है कि जो स्टडी हुई है वो दिखा रही है बेनिफिट, बट अभी उस पॉइंट पे नहीं दिखा रही कि एफडीए का अप्रूवल मिल जाए, बेसिकली ये बोल रहे हो। अब ईपीए और डीएचए की बात करते हैं। 1000 मिलीग्राम मिनिमम होना चाहिए ईपीए एंड डीएचए, दोनों अच्छे हैं, ईपीए ज्यादा बेटर है, जितना ज्यादा ईपीए उतना बेटर। ईपीए प्लस डीएचए अप टू 1000 अच्छी चीज है, अगर 1000 के आसपास भी है 700-800 फिर भी अच्छा है। मेयो क्लिनिक से पहले हम देखते हैं और हार्वर्ड से देखते हैं। रिसर्च ऑन द यूज ऑफ फिश ऑयल सेज हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये बेनिफिशियल है। वेयर डू वी स्टैंड? उन्होंने वापस बोला, बैक टू माई पेशेंट्स हु वांट टू नो इफ दे शुड बी टेकिंग ओमेगा 3 सप्लीमेंट with availability of today's data, I would recommend a pure EPA supplement or the one that contains more EPA than DHA. ठीक है, EPA ज्यादा, DHA कम। But don't stop there. Eat a heart healthy diet, regular exercise. ये सब करना है, ये नहीं कि यार मैंने ओमेगा 3 फिश ऑयल ले ली, लाइफ सेट है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों करने हैं, ठीक है, बट EPA ज्यादा, DHA कम। टोटल 1000 या क्लोज टू 1000। दोस्तों मैं पहली बार एक ब्रांड के बारे में बात करूंगा आज। YouTube पे मैंने अब तक किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं की, बट ओमेगा 3 की जब बात आती है, ये ब्रांड अच्छा है, ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और ये अच्छा है। इसकी मैंने रिपोर्टिंग देखी है, लैब रिपोर्ट्स देखी है, इसका जो कंटेंट है EPA DHA का वो भी देखा हुआ है मैंने। तो मैं बात करना चाहता हूँ नेचुरलटीन की। ये एक अच्छा ब्रांड है फॉर ओमेगा 3। इनका अल्टीमेट ओमेगा 3 जो है उसमें DHA भी है, EPA भी है, अराउंड 750-800 मिलीग्राम तक है, ठीक है। ये ट्रस्टिफाइड है, आप उसकी लैब रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उन्होंने अपना जो ब्लाइंड टेस्टिंग कराई है उसमें भी ये पास हुआ है, और इनकी जो लैब रिपोर्ट्स है यहाँ पे देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, लैब रिपोर्ट्स क्यों देखनी है? जो भी हमें पता है हमारी क्वालिटी कंट्रोल इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा ही होगा कि कितने ज़्यादा ब्रांड्स और सप्लीमेंट्स अभी फेल हो रहे हैं। इनकी जो लैब रिपोर्ट है उसमें हैवी मेटल नहीं पाया गया है। हैवी मेटल ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे ये बनती हैं, जिन फैक्ट्रीज में ये बनती हैं, वहाँ पे हैवी मेटल कभी कभी आ सकता है, तो हैवी मेटल नहीं पाया गया है। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि अगर आपको कोई ओमेगा 3 का ब्रांड आप ढूंढ रहे हो जिसमें EPA और DHA दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, तो आप नेचुरलटीन देख सकते हो। ये और भी कई चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं जो बाकी ब्रांड्स नहीं करते, और ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। इनमें से एक जो टेस्टिंग इन्होंने करी है वो है एसिड वैल्यू की, वो सारी की सारी बिलो जो रिकमेंडेशन है उससे कम आई थी। तो ठीक है, ये नेचुरलटीन ओमेगा 3 के लिए अच्छा ब्रांड है, आप ले सकते हैं, ठीक है। लिंक नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्रिएटिन पे, नंबर 3 सप्लीमेंट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत पॉपुलर हो गया आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया की वजह से, और एक्चुअली सच बोलूं, सबसे पहला सवाल आता है क्रिएटिन का, क्या इससे किडनी खराब होगी? तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ऑन अपर एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस बहुत अच्छी स्टडीज होती हैं। दूसरा बात करते हैं व्हाट इज क्रिएटिन, पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ दिस पॉपुलर सप्लीमेंट। रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। क्रिएटिन सप्लीमेंट मसल के लिए अच्छा है, मसल के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है। मसल में मे हेल्प बिल्ड मसल, मे बूस्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस, मे हेल्प इंप्रूव मसल रिकवरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। नई स्टडीज दिखा रही है कि दिमाग की हेल्थ को भी हेल्प करता है ये, ठीक है। एक और रिव्यू है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन और मसल स्ट्रेंथ गेन्स, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिया है पबमेड से, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, और बेनिफिट्स है क्रिएटिन। अब बात करते हैं ब्रेन हेल्थ पे। बीबीसी क्या बोलता है, बीबीसी फ्यूचर ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट, कि सिंगल डोज क्रिएटिन इंप्रूव कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड इंड्यूसेस चेंज इन सेरेब्रल हाई एनर्जी फॉस्फेट ड्यूरिंग स्लीप डेप्रिवेशन। इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपकी मेमोरी बेटर होती है, और अगर मेमोरी बेटर होगी तो रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स कम हो रहा है, ठीक है। ये स्टडीज आ रही हैं अभी, और इन स्टडीज में हमें क्या देखना है कि कितनी देर तक क्रिएटिन लेना है, क्योंकि कई लोग ना सप्लीमेंट लेते हैं 2 महीने 3 महीने फिर रुक जाते हैं। आपको अगर कोई सप्लीमेंट लेना है ना, तो आपको लंबे टाइम तक लेना है। लंबे टाइम मतलब कि लाइफ लॉन्ग। अगर विटामिन डी की बात करें तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, अगर लो है तो लेना है। अगर ओमेगा 3 की बात करें तो बेनिफिट्स तब आएंगे जब आप इसको लाइफ लॉन्ग लेते हो। सेम क्रिएटिन की है, तो सप्लीमेंट तभी शुरू करिए जब आप उसको लंबे टाइम तक ले सकें, ठीक है। Creatine is often taken by people looking to build muscle. Now scientists are investigating the effects of this chemical has on our cognition and mood. Cognition मतलब memory, और mood हमें पता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों डोजिंग की। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन की 2 स्ट्रैटेजीज हैं, एक लोडिंग है और एक डेली मेंटेनेंस है। मैं लोडिंग में बिलीव नहीं करता, मैं एज अ किडनी डॉक्टर लोडिंग में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है इससे किडनी पे बहुत लोड आता है, और ये आपको नहीं करना चाहिए अनलेस आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और आपका गोल है मसल बढ़ाना और कंपीट करना। अदरवाइज मेंटेनेंस डोज काफ़ी है, ठीक है। 3 to 5 ग्राम्स पर डे है, और साथ में पानी लेना बहुत ज़रूरी है।
कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लेना है क्रिएटिन सप्लीमेंट के साथ, वरना डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है, पत्थर का रिस्क बढ़ता है। किडनी स्टोन की वीडियो बनाई है मैंने, चेक कर सकते हो आप इसको। यूरिन कलर क्यों लिखा है मैंने कि इससे पता चलेगा आपको कि आप कितना पानी ले रहे हो दिन में। अगर इस तरफ जा रहे हैं ऑरेंज और येलो की तरफ, तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आप पेलिश येलो है तो अच्छा है, ठीक है। 3 से 4 लीटर पानी पीना है अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हो। अगेन मैं लोडिंग फेज में बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं लगता 20-20 ग्राम लेना चाहिए, 3 to 5 ग्राम लेना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है जब क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, आपका किडनी पे क्या इफेक्ट आता है ये मैं आपको बताऊंगा। अपने स्टडी से लिया है, अगेन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये पबमेड की स्टडी है। आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। अगर नॉर्मल रेंज 0.7 to 1.2 है तो हो सकता है क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने वाले 1.4 1.5 पे बैठे हो। इसका ये मतलब नहीं कि किडनी खराब है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंट ऑन किडनी फंक्शन, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, ये बोलते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? अगर दूसरा टेस्ट भी बढ़ा हुआ है और अगर यूरिन में प्रोटीन है। तो दूसरा टेस्ट कौन सा है? सिस्टैटिन सी। सिस्टैटिन सी के बारे में मैंने काफ़ी बात करी है। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो 0.67 to 1.21 होना चाहिए मिलीग्राम्स पर लीटर। ये थोड़ा महंगा टेस्ट है, इंडिया में सारी लैब्स नहीं कर रही, और जो लैब्स कर रही हैं उसमें भी वेरिएबिलिटी है। कुछ लैब्स अच्छे से कर रही हैं, कुछ लैब्स अच्छे से नहीं कर रही। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, एक बार सिस्टैटिन सी टेस्ट करा लो देखने के लिए कि बेसलाइन ठीक है या नहीं। और दूसरा टेस्ट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ इज यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन डिपस्टिक। इसका रीजन क्या है? ये देखने के लिए कि क्रिएटिन सप्लीमेंट में हैवी मेटल्स तो नहीं है जो आपकी किडनी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में। Individuals with pre-existing hypertension may be at increased risk of kidney damage from creatine supplementation. कौन नहीं ले सकता creatine supplementation? But current evidence is insufficient to confirm this risk, so caution and further research are warranted. अगर आप डायबिटिक हैं, आपका प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी से, आप दवाइयाँ ले रहे हैं किडनी डिजीज के लिए और डायबिटीज के लिए, और आपका EGFR अगर स्टेज 2, 3 या 4 पे है या स्टेज 5 पे है, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, आपको लेना चाहिए, ठीक है। क्लियरली बोल रहा हूं मैं आपको, डायबिटिक किडनी डिजीज में रिसर्च नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मेटा एनालिसिस कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट दैट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन डज नॉट इंपेयर किडनी फंक्शन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स with only transient increases in serum creatinine attributable to increased creatine turnover rather than renal injury। हमने इसके बारे में बात करी कि ये जो बढ़ रहा है क्रिएटिनिन, वो बढ़ रहा है ट्रांजिएंटली, कुछ टाइम के लिए बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा बन रहा है बॉडी में, ये नहीं किडनी में प्रॉब्लम है। बट अगर आप स्टेज 3, 4, 5 पे भी हो, नहीं रेकमेंड करूंगा मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट, स्पेशली अगर प्रोटीन यूरिया आ रहा है और डायबिटिक किडनी डिजीज चल रही है। ये एक क्रिएटिन का समरी हो गई। परफॉर्मेंस इंपैक्ट करता है, क्रॉनिक इफेक्ट्स, ग्रेटर गेन्स इन लीन मास, मस्कुलर स्ट्रेंथ। प्रोटोकॉल ऑफ यूज क्या है? लोडिंग फेज एंड मेंटेनेंस फेज। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ मेंटेनेंस फेज में बिलीव करता हूँ। साइड इफेक्ट्स की हमने बात कर ली है। नो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स आर नोटेड विद लॉन्ग टर्म यूज अप टू 4 years व्हेन अप्रोप्रिएट लोडिंग डोजेज आर फॉलोड। पोटेंशियल 1 to 2 kg इंक्रीज इन बॉडी मास होता है, ये मसल और वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, इसलिए आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगली के बारे में बात करते हैं, फाइबर। दोस्तों अब तक वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा आपको ऑनलाइन। काफ़ी मेहनत लगती है प्रेजेंटेशन बनाने में, रिसर्च करने में और ये वीडियो बनाने में। तो अगर अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं फाइबर। फाइबर एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जो मुझे लगता है सबको लेना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फाइबर सप्लीमेंटेशन ऑन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इन एडल्ट्स। इंडिया में हर बंदे को तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर कोई किडनी डॉक्टर के पास भी जाता है तो पहली प्रॉब्लम तो बोलता है गैस बहुत हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा ढंग से। तो फाइबर सप्लीमेंटेशन एक्चुअली इसको हेल्प करता है। कितना लेना चाहिए? फाइबर सप्लीमेंटेशन इज इफेक्टिव एट इंप्रूविंग कॉन्स्टिपेशन, पर्टिकुलरली डोजेज मोर देन 10 grams per day एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 4 weeks अपेयर ऑप्टिमल, ठीक है। तो कॉशन इज नीडेड व्हेन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ड्यू टू कंसिडरेबल हेट्रोजेनिसिटी। मतलब हर बंदा अलग अलग तरीके से इसको अब्जॉर्ब करता है, बट जो डोज है, जो हमें फाइबर रिक्वायरमेंट है दिन की, वो 25 से 30 ग्राम है। बट अगर सप्लीमेंट ले रहे हो तो 10 ग्राम से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है, 10 से 15 ग्राम। अब हम बात करते हैं अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ये बोलती है कि फाइबर सप्लीमेंटेशन एक्चुअली अच्छी चीज है क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन के लिए। मतलब अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो फाइबर सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। दूसरी चीज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपने सुना होगा, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये भी एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। हम बाकी चीजें निकाल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये हो लगता है आईबीएस है। आईबीएस के नाम से आता है। आजकल एक नया फंडा चल रहा है सीबो, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो आईबीएस के लिए भी फाइबर सप्लीमेंटेशन एक्चुअली इफेक्टिव है। समराइज करते हैं किनको लेना चाहिए फाइबर। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, हाई कैटेगरी में आता है, हार्ट डिजीज का रिस्क है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हाई फाइबर इन डायबिटीज मैनेजमेंट इन इंडिया एक्चुअली प्रूवन है कि फाइबर लेना चाहिए, इससे डायबिटीज भी इंप्रूव होती है।
कंक्लूजन ने क्या बोला? अ हाई फाइबर डाइट इज वाइटल फॉर पीपल विद डायबिटीज एंड एसोसिएटेड कंडीशन. इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक particularly through food or through supplement may help. Fiber rich diabetes nutrition is recommended in order to prevent and manage type 2 diabetes. इससे आपका डायबिटीज भी बेटर होता है. तो फाइबर सप्लीमेंटेशन इज अ यस. एक और लास्ट चीज जब बात करते हैं, रेकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर सप्लीमेंट हु मे बेनिफिट 20 to 30 ग्राम्स. मैंने बात कर ली है. ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की गाइडलाइन है और यहाँ पर बोलते हैं कि आपको 25 to 30 ग्राम डेली फाइबर लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. किसको नहीं लेना चाहिए फाइबर? सब बता रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में. सब किसको नहीं लेना चाहिए फाइबर? अगर आपको सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, पेट में कुछ रुका हुआ है या डिसमोटिलिटी है, तो आपको नहीं लेना चाहिए. उन लोगों को जिनको इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जैसे खून में ब्लड आता है, उनको भी नहीं लेना चाहिए ये. ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है समझना कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए. बड़ा आसान है लोगों को सप्लीमेंट देना, बट बहुत मुश्किल है ये देखना कि किसको किसके लिए ये चीज अच्छी नहीं है. आखिरी सप्लीमेंट मैग्नीशियम सप्लीमेंट के बारे में बहुत बात हो रही है. क्या बेनिफिट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. पहला और सबसे बेस्ट है स्लीप. इससे स्लीप इंप्रूव होती है. ओरल मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन फॉर इंसोम्निया इन ओल्डर एडल्ट्स, ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस था और उन्होंने बोला कि ओल्डर एडल्ट्स विद इंसोम्निया एंड इंडिविजुअल्स विद लो मैग्नीशियम स्टेटस एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन स्लीप क्वालिटी विद मैग्नीशियम सप्लीमेंट. कब लेना है? 1 घंटा पहले सोने से. कौन सा वाला लेना है? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. ठीक है दोस्तों, स्लीप बहुत जरूरी है. स्लीप से रिकवरी होती है, स्लीप से मूड इंप्रूव होता है. अब बात करते हैं रिकमेंडेड डोज ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट इज 200 to 400 मिलीग्राम्स पर डे. वो भी रात को लेना होता है. डोजेस, अब लोग बोलते हैं एक गोली नहीं 2 गोली ले लेता हूं. डोजेस अबव 350-400 मिलीग्राम एलिमेंटल मैग्नीशियम में इंक्रीज रिस्क ऑफ डायरिया. पेट खराब हो सकता है इससे. तो जो रिकमेंडेड डोज है उतना ही लेना चाहिए. किसको नहीं लेना चाहिए? पेशेंट्स विद एडवांस और सिवियर रीनल इंपेयरमेंट, मतलब कि आपको सीकेडी स्टेज 4 या 5 है. पेशेंट विद मायसीनिया ग्रेविस, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या फिर अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, रिदम प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लेना चाहिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट बिना डॉक्टर से पूछे. ठीक है दोस्तों, जैसे मेरी लास्ट स्लाइड है हमेशा यही होती है, मुझे सक्सेस स्टोरीज चाहिए आपसे और प्लीज कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, फॉर्मेट कैसा लग रहा है, इंगेजिंग है नहीं है, कुछ समझ आया आपको, सीखे आप. सक्सेस स्टोरीज बताइए कि आपने कोई सप्लीमेंट लिया हो और आपने इंप्रूवमेंट देखा हो. एग्जाम्पल, आपने विटामिन डी लिया हो और क्या आपने इंप्रूवमेंट देखा हो. समराइज करते हैं कौन से 5 सप्लीमेंट बोले मैंने. विटामिन डी सप्लीमेंट, ये सारे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे. पहला विटामिन डी बोला मैंने, दूसरा ओमेगा 3 फिश ऑयल, तीसरा हमने बोला क्रिएटिन सप्लीमेंट, चौथा फाइबर और 5वां मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए. मिलते हैं अगले हफ्ते. नमस्ते.